नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम एट 4। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। प्राइम एट 4 में दिखाएंगे आपको ज्ञान वापी के बाद हिंदू पक्ष की एक और जीत। आगरा की जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट ने क्या आदेश दिया, आपको दिखाएंगे। कन्याकुमारी से पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा जो इंडिया गठबंधन में खामोशी छा गई, और क्या है दक्षिण जीतने का मोदी प्लान, ये आपको प्राइम एट 4 में आगे बताएंगे। बच चुका है चुनाव बिगुल, कब होने वाला है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, ये भी पूरी डिटेल के साथ प्राइम एट 4 में आपके सामने होगा। और योगी ने एक बार फिर कह दिया कि यूपी में अब नो माफिया, ये खबर भी प्राइम एट 4 में आपके सामने होगी। अभी बड़ी खबर आगरा से है, जहां बहुत बड़ी खबर ये कि आगरा जामा मस्जिद में जीपीआर सर्वे की अर्जी को मंजूर कर लिया गया। हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया। अब 29 मार्च तय की गई है। 29 मार्च को जीपीआर सर्वे के वैज्ञानिक सर्वे को लेकर के सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने एएसआई को पार्टी बनाने का आदेश भी जारी कर दिया, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी है भगवान कृष्ण की मूर्तियां, और इसी खुलासे के लिए हिंदू पक्ष जीपीआर सर्वे की लगातार मांग कर रहा था। अब आपको बता दें कि आखिर आगरा की जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में क्या कहा है, वो पॉइंट दर पॉइंट जानिए। पहला पॉइंट ये कि औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में केशव देव मंदिर को तोड़वाया था। मंदिर को तोड़ करके उस जगह पर मस्जिद बनवा दी गई। मूर्तियों को आगरा ले जाया गया और आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उसको दबवा दिया गया। लोग इन सीढ़ियों पर चढ़कर के मस्जिद में जाते हैं। हिंदुओं के आराध्य की पवित्र मूर्तियां पैरों के नीचे रौंदी जा रही हैं। यह एक मजबूत पॉइंट रहा कोर्ट के अंदर हिंदू पक्ष का। उसने कहा कि सीढ़ियों के नीचे खुदाई अगर होती है तो मूर्तियां मिलेंगी, और वो मूर्तियां हिंदू पक्ष को सौंप देनी चाहिए। तो बड़ी खबर मथुरा में, जहां कृष्ण कूप पूजा मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने है। आगरा जोन के एडीजी ने एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि परंपरागत तरीके से होने वाली पूजा जारी रहेगी। ईदगाह कमेटी पिछले 2 सालों से परंपरागत तरीके से होती आ रही पूजा का विरोध कर रहा है, लेकिन अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सफाई दे दी गई है। जी देखिए, जो परंपरागत रूप से पूजा होती है वो होती रहेगी, और उस पर जो है सारी व्यवस्था जैसे की जाती रही है वैसे की जाएगी। लेकिन कृष्ण कूप जिसको लेकर के हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, उसका इतिहास क्या है वो जरा आप जानिए। शाही ईदगाह मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं उसके पास एक कुआं, उसको कृष्ण कूप के नाम से जाना जाता है। और हिंदू पक्ष का दावा यह कि कृष्ण कूप का नाम कई हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। मान्यता यह कि कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने यह कुआं बनवाया था। 2022 में शाही ईदगाह ने कृष्ण कूप पर पूजा का विरोध किया था। 2022 में पुलिस वहां तैनात की गई थी और पुलिस की मौजूदगी में शीतला पूजा हो पाई थी। इसी को दरकिनार करने के लिए अब कृष्ण कूप की पूजा के लिए हिंदू पक्ष ने सीधा हाई कोर्ट में अर्जी दी। वहीं आरएसएस के सह सरकारवाह मनमोहन वैद्य ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग हिंदू हैं। मनमोहन वैद्य ने कहा कि हमारे पूर्वज और संस्कृति एक है। अल्पसंख्यक भी अब आरएसएस के नजदीक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी संस्कृति एक है और भारत माता एक है, इसीलिए 140 करोड़ भारतीय हिंदू हैं। संघ की भूमिका पहले से यह है कि भारत का 140 करोड़ समाज सारा हिंदू ही है, क्योंकि आपके पुरखे हिंदू थे। हमारी संस्कृति एक है और हमारी भारत माता है। और संघ कार्य में, संघ शाखा में जिनको आप माइनॉरिटी कह रहे हैं, ऐसे लोग ऑलरेडी सक्रिय हैं, और उनके मन में जो संघ के बारे में भय निर्माण किया जाता था, अब वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। संघ के अधिक नजदीक आ रहे हैं, उनका सहभाग बढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर शरणार्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सीएए पर कांग्रेस की टिप्पणी को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि यह प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर शरणार्थी जमा हुए हैं, हाथों में बैनर पोस्टर उनके मौजूद हैं और वही लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं जाना है। राहुल गांधी इस विचार करें और इन परिवारों की हाय मत लो। जिस तरह केजरीवाल कर रहे हैं, इस तरह ये ना करें। हमारे हक क्यों नहीं छीन रहे? वो मोदी जब प्रधानमंत्री है वो हमें दे रहा हक, दूसरे का तो हक नहीं है हमारा हक छीनने के लिए। वहीं सीएए का विरोध करने के बाद से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के निशाने पर। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया और उनके सीएए विरोधी बयानों के लिए माफी मांगी। तो वहीं दूसरी तरफ आज शरणार्थियों ने कांग्रेस दफ्तर का घेराव भी किया है।
वहीं बड़ी खबर यह कि शरणार्थियों के प्रदर्शन पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि शरणार्थी गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की उन्होंने। शरणार्थियों ने हमारे देश का कानून तोड़ा। उन्होंने कहा कि इन्हें जेल में होना चाहिए था। पूरे देश में फैल जाएंगे पाकिस्तानी बांग्लादेशी। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अपना वोट बैंक बनाने के लिए अपने इसी स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में धकेल रही है। तो बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं उससे पहले एक बड़ी खबर है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। के कविता के घर पर ईडी की छापेमारी की गई। हैदराबाद के आवास पर रेड चल रही है। इससे पहले के कविता से दिल्ली में पूछताछ हो चुकी है। और बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां आज शाम नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बिहार में अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट विस्तार होगा। 21 विधायक हैं जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 6:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। बीजेपी के कोटे से 21 में से 12 विधायक मंत्री बनेंगे। जेडीयू के कोटे से 9 विधायक मंत्री बनेंगे और कुल 21 नए विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं आरएलजेपी ने एनडीए छोड़ने के संकेत दिए, क्योंकि आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया। कहा कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की लिस्ट के बाद हम फैसला लेंगे और हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं है। पशुपति पारस ने कहा कि अगर न्याय नहीं हुआ तो हम स्वतंत्र हैं। तो इसी बीच लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने है, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा। चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान की जानकारी दी। अब से 22 घंटे से कम का वक्त बचा है, जहां दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव स्ट्रीम होगी। आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब कितना समय बचा है। कल 3 बजे चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी उसी जानकारी के मुताबिक कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर देगा। इसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। लोकसभा के साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो उन राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनावी तारीखों का ऐलान के बाद देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। नई योजनाओं और घोषणाओं पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाएगी। सांसद निधि और विधायक निधि से किसी भी तरीके का कोई भी फंड एलोकेशन पर रोक लग जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार सीधा राज्य या केंद्र से चुनाव आयोग के पास आ जाएगा। तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकारी संसाधनों का कोई इस्तेमाल करने की छूट किसी को नहीं होगी। लेकिन चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया और एसबीआई से पूछा कि अभी तक बॉन्ड के नंबर का खुलासा क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जवाब के लिए सोमवार तक अल्टीमेटम दिया है और कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को सारी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करनी चाहिए थी। कि मैं फिर चुनौती देता हूं, अगर भाजपा में साहस है तो कंपनियों का नाम बताए, किससे कितना लिया है। ये तो साफ हो गया, कांग्रेस को या कितना मिला, बीजेपी को कितना मिला और वो कहां से मिला। उन्हीं से तो मिला जो कंपनियां दर्शाई गई। कोई भी इलेक्ट्रल बॉन्ड जो खरीदा उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई कहीं? कभी सुना आपने? कार्रवाई से बचने के लिए या धमकियां देकर इस तरीके से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटॉर्शन। यानी आप जो है दबाव डालकर कानूनी दर्जे पे आप जो है उनसे राजनीतिक भ्रष्टाचार करवा रहे हो। तो प्राइवेट 4 में आपको दिखाएंगे आगे दक्षिण जीतने का नमो प्लान, लेकिन पहले देखिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भीषण आग का तांडव। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाजार में भीषण आग लग गई। A to Z मार्केट में आग लगने से कई घर भी चपेट में आ गए। आग इतनी तेज फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आग की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा है। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी और कुलदीप रिठाला गैंग के 3 शार्प शूटर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक इनके पास 2 पिस्तौल, 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार जानकारी मिली थी कि काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे रिठाला में बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। झारखंड के चाईबासा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने चाईबासा के पहाड़ी इलाके में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आईडी, हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर को बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया।
उत्तर प्रदेश के इटावा में सैफई मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या के आरोपी महेंद्र बाथम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महेंद्र पिछले 4 साल से लड़की को परेशान कर रहा था। मृतक के परिवार ने कई बार इसकी शिकायत की थी। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। पटना में से पीएम मोदी ने इंडिया पर हमला किया है। इस बार तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन का घमंड टूटेगा, कहा पीएम मोदी ने। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से बहुत बड़े परिवर्तन की आठ है। दक्षिण छोर से उठी लहर दूर तक जाएगी, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। दक्षिण का कड़े बताता हूं आपको। दक्षिण में लोकसभा करीब 129 सीटें हैं और इसलिए कई महीनों से पीएम मोदी की नजर दक्षिण पर लगी है। इस बार 2 दिनों में पीएम मोदी तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना के तूफानी दौरे पर है। एक गणित जरा देखिए आप, जहां तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, केरल में 20 सीटें हैं और तेलंगाना में 17 सीटें। पीएम मोदी बीते 1 महीने के भीतर तीसरी बार तमिलनाडु के दौरे पर है और वजह है तमिलनाडु की 39 सीटों में से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं। 2019 के चुनाव में डीएमके और कांग्रेस प्लस ने मिलकर के 38 सीटें जीती थी। अब की एआईएडीएमके के पास सिर्फ 1 सीट है। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव द्रविड़ बनाम सनातन हो, ताकि पार्टी के लिए 7 सीटों का लक्ष्य पाना कुछ आसान हो जाए। चुनाव से पहले पार्टी ने आईपीएस रहे के अन्नामलाई को प्रदेश की कमान सौंपी है। गोंडर जाति के प्रदेश अध्यक्ष के जरिए बीजेपी पिछड़े, ब्राह्मण और नाडार जातियों को लामबंद करने की तैयारी में। इसके अलावा तमिल युवाओं और महिलाओं को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने वाराणसी में 2 बार तमिल संगमम भी किया है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगले हफ्ते भूटान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे ने न्योता दिया था पीएम मोदी को दिल्ली में आकर के। उनका न्योता स्वीकार किया। प्रधानमंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात हुई थी, तभी की तस्वीरें हैं। और अब बता दूं आपको कि भूटान के पीएम 5 दिवसीय भारतीय यात्रा पर हैं। पीएम मोदी को भूटान आने का न्योता दिया और अगले हफ्ते पीएम मोदी भूटान जाने वाले हैं। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले बता दें आपको कि थोड़ी देर बाद राष्ट्रवाद में देखिएगा आप, सरजी की जुबान पर पाकिस्तान, निशाने पर मोदी, रोहिंग्या पर खामोशी लेकिन हिंदू शरणार्थियों पर हंगामा। इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी आज शाम 5 बजे राष्ट्रवाद। उससे पहले आपको दिखा दें यूपी में माफियाओं का खत्म हो चुका है खेल, लेकिन पहले आप देखिए जरा पंजाब में किसने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता राजकुमार चब्बेवाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सीएम मान की मौजूदगी में चब्बेवाल ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। आप चब्बेवाल को होशियारपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की 18 मार्च को होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। अब यह मीटिंग 19 मार्च को शाम 4 बजे होगी। इस बैठक में लोकसभा की बची हुई सीटों पर चर्चा संभव है। नासिक लोकसभा सीट को लेकर शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी में खींचतान जारी है। नासिक से बीजेपी नेता दिनकर पाटिल ने कहा कि मैं बीते 3 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। शिंदे कैंप से वर्तमान सांसद हेमंत गोडसे के खिलाफ लोगों के अंदर नाराजगी है। शिंदे कैंप ने एक बार फिर हेमंत गोडसे को नासिक से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय महाराष्ट्र के पालघर में है। पालघर में राहुल की यात्रा के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। राहुल ने आम लोगों से संवाद भी किया और राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया कि हिंदुस्तान में गरीब, किसान और मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। ममता बनर्जी के बाद पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया है। लेफ्ट पार्टियों ने 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वाम मोर्चा अध्यक्ष विमान बासु ने कहा कि हमने समझौता का रास्ता खुला रखा है, लेकिन कांग्रेस ने हमसे कोई बात नहीं की।
INLD महासचिव अभय चौटाला ने Z+ सिक्योरिटी की मांग की है। इस मामले में उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। अभय चौटाला ने दावा किया है कि उन्हें लगातार फोन पर धमकियां मिल रही हैं। कुछ दिनों पहले ही INLD नेता नफे सिंह राठी की हत्या कर दी गई थी। तो वहीं बड़ी खबर बता दूं आपको, यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक केस में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक बड़ी अपडेट है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में यूपी STF के हत्थे पेपर लीक कराने का इस गिरोह का मास्टरमाइंड चढ़ चुका है। अपराधियों को उसकी करनी भुगतनी होगी। सीएम योगी ने साफ कह दिया था। उन्होंने कहा कि जो भी अपराध करेगा उससे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपराधी पर हरगिज नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विकसित भारत के लिए और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उद्योग धंधे आवश्यक है, खुशहाल किसान आवश्यक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा आवश्यक है। और आज शाम 6 बजे देश की मूड बीटर में बात होगी। चंदे का फंदा किसका चोखा धंधा। वोटिंग लाइन खुल चुकी है। आज अपना वोट जरूर कीजिएगा। और शाम 5:55 पर टाइम्स नाउ नंबर के मैचिंग एडिटर रंजीत कुमार के साथ देखिएगा देश का मूड मीटर। तो एक तरफ यूपी में माफियाओं पर बाबा का डंडा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिहार में शिक्षा विभाग इन दिनों क्यों सुर्खियों में है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख रही है। बिहार में ये क्या हो रहा है? यहाँ तो प्रश्न पत्र को स्कूल के ग्राउंड में बिखेर दिया गया है। सरकार के लाख दावों के बावजूद बिहार का शिक्षा विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ 11वीं और 9वीं के एनुअल एग्जाम के प्रश्न पत्र के बंडल खुले आसमान के नीचे फेंके हुए हैं। तो वहीं अलग अलग विद्यालयों के शिक्षकों को अपने विद्यालय कोड के अनुसार प्रश्न पत्र ढूंढने में परेशानी हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बिखरे हुए बंडल से टीचर्स कोड का मिलान कर रहे हैं। स्कूल ग्राउंड से लेकर गोदाम तक में यूं ही कबाड़ की तरह क्वेश्चन पेपर को फेंक दिया गया है। किसी तरह का कोई मैनेजमेंट दिखाई नहीं दे रहा। जैसे पानी में मछली पकड़ते हैं, कुछ उसी तरह टीचर्स क्वेश्चन पेपर्स खोज रहे हैं।